सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों की तह तक जाने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले करेंगे पूनिया जी का स्वागत, फिर एक एक करके खबरों पर चर्चा होगी। स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख करें खबरों का। सबसे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात कर लेते हैं। बहुत सारे तकरीबन पूरी दुनिया का ही अर्थव्यवस्था पर जो संकट बना हुआ है, एक ही जगह स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अलग-अलग तरीके से अलग-अलग देशों को प्रभावित कर रहा है। इसी के बीच भारत की बात करें तो भारत के नाविकों की तैनाती पर रोक लगी है। ये रोक क्यों लगाई गई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से में इनको तैनात करने से, और पूरा मामला है क्या? किसने पहले ये कहा था लगाने को और किसने हटाने की या फिर रोक लगाने की बात की है? देखिए गुरप्रीत, होर्मुज़ में भारतीय नाविकों की तैनाती पर रोक लगी है। सरकार ने आदेश जी। जारी किया है। हमलों में 14 भारतीयों की मौत के बाद ये फैसला लिया गया है। जो लगातार सुरक्षा के जोखिम है होर्मुज़ स्ट्रेट में बढ़ रहे हैं और भारत की काफ़ी किरकिरी हो रही है, क्योंकि भारत को स्टैंड भी नहीं ले पा रहा है। 14 लोगों की डेथ हो गई है। हालाँकि 2 दिन पहले जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने अपनी बात रखी थी। लोगों को उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप से जब नरेंद्र मोदी मिले थे, तो शायद वो अपनी बात रखें, लेकिन उन्होंने उस समय जो नाविकों की मौत हुई थी, उसके ऊपर कोई बात नहीं रखी थी। ख़ैर, अभी ये जो आदेश है, ये जहाज मालिकों को, जहाज जो मैनेजमेंट कंपनियाँ हैं या फिर नाविकों की जो भर्ती करने वाली है, जो रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट करने वाली जो कंपनियाँ हैं, उनके ऊपर लागू होगा। और ये अरब की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और आस-पास के जो समुद्री इलाके हैं, उनमें सतर्कता बरतने के लिए आज से ये बात कही गई है। ये कहा गया है कि जो इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी आईएसपीएस जो कोड हैं, उनका पूरी तरीके से पालन किया जाए। ख़ैर, 2 नाविकों की मौत आपको पता हो कि कुछ दिन पहले हुई है और इसके बाद ये सारा मामला दोबारा से सामने आया। अब तक 14 नाविक जो भारत के हैं, जो भारतवासी, वो मर चुके हैं। 28 फरवरी से इस क्षेत्र में बहुत हमले हुए हैं। ख़ैर, बात करें तो अ, अभी तक अमेरिका के जो हमले हैं वो ईरान के ऊपर जारी हैं और उसमें कल जो हमले हुए थे उसमें ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि अभी तक 35 लोग जो कल के जो हवाई हमले हुए हैं उनमें मारे गए हैं। इन इन 24 घंटों में एक बड़ी अपडेट ये भी आई कि जो इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, तो नेतन्याहू शायद अमेरिका जा सकते हैं और ये पहली बार होगा कि वो अमेरिका जाएँगे। युद्ध शुरू होने के बाद 28 फरवरी के बाद से वो अमेरिका नहीं गए हैं, तो वो अ अमेरिका जा सकते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिकी जो सीनेटर थे लिंडसे ग्राहम, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वो वहाँ पर पहुँच सकते हैं। कल एक खबर हमने बताई थी कि जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, वो एकदम से कतर रवाना हुए थे। दोहा में उनकी मुलाकात हुई थी और ये बात जी। सही है कि हाँ, वो दोहा रवाना हुए थे। एक वहाँ पर कतर के एलिट्स का भी एक प्रोग्राम है। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि दोहा में एक दोहा डिप्लोमेसी चैप्टर भी शुरू हो रहा है। वहाँ से कुछ चीज़ें अब दोबारा जो ये जंग छिड़ी है, इसको नॉर्मैलिटी की तरफ ले जाने के लिए किया जाएगा। ईरान में बड़ी हलचल है। लगातार ईरान में खबरें फ्लैश हो रही हैं कि अमेरिका ईरान में घुस सकता है। इसको लेकर ईरान भी लगातार बयानबाज़ी कर रहा है कि अगर अमेरिका का कोई भी सैनिक ईरान में घुसता है तो फिर कत्लेआम होगा। तो ख़ैर, अ ट्रम्प लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनके निशाने पर ईरान का पीकैक्स माउंटेन है। आपको पता हो कि ये वही पीकैक्स माउंटेन है जहाँ पर न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है, नंताज़ जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वो बनाया गया है। तो ख़ैर, जी। देखते हैं कि स्थिति क्या है। हालाँकि इस पहाड़ के, इस पीक के ऊपर, इस चोटी के ऊपर हमला इतना इतना आसान भी नहीं है। जी। और इससे अगर अगर हम आगे बढ़ें तो बात सोनम वांगचुक की करते हैं। लगातार मैं जब भी इंटरनेट चलाने के लिए फ़ोन उठाता हूँ तो लगातार रील्स सामने आ रही हैं सोनम वांगचुक को लेकर, बहुत ज़्यादा काउंटिंग में उनके हक में और कुछ-कुछ विरोध में भी। सोनम वांगचुक का वज़न लगातार गिर रहा है। लोग अपील कर रहे हैं कि भाई आप भी दबाव बनाइए, जैसे भी बना सकते हैं। प्रशासन को, सरकार को झुकना चाहिए, कोई बातचीत होनी चाहिए।
लेकिन क्या नज़र आ रहा है आपको फ्यूचर, मतलब कहाँ जाकर ये बात खत्म होगी? सोनम वांगचुक है, उनके अलावा और स्टूडेंट्स भी हैं जो बैठे हुए हैं जेएनयू के। देखिए, ये माना जाता है कि अगर एक नॉर्मल फिट व्यक्ति है या फिर दुबला-पतला व्यक्ति है, तो उसका अगर 18% वज़न कम हो जाता है, तो फिर उसके जो भुखमरी से या फिर भूख से उसकी मौत भी हो सकती है, और ऐसा औसतन 30 दिनों से लेकर 50 दिनों में हो सकता है। 19 दिन हो चुके हैं सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को, और उनका तकरीबन 9 किलोग्राम के आसपास वज़न गिर चुका है, जो कि 15% बनता है, क्योंकि 5 वगैरह उनका वज़न था उस समय जब शुरू की गई थी, और 65 किलो वज़न था उनका अनशन के दौरान, और आज बात करें तो 56 किलोग्राम उनका रह गया है, तो 14% के आसपास की ये गिरावट है। उनका जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, वो भी काफ़ी चिंताजनक है। तो ये माना जाता है कि 18% अगर वज़न गिर जाए, तो फिर वो जो कैटेगरी होती है, वो मौत की तरफ ले जा सकती है, वो भूख। तो खैर 14% उनका, तो वो एक हिसाब से मौत के बहुत नज़दीक जा रहे हैं। भूख भूख जो आदमी की जो हंगर है, उसको 4 फेजेज़ में बाँटा जाता है। अगर आदमी भूखा रहता है, तो चौथी स्टेज में जाके जब उसका 18% तक वज़न गिर जाता है, तब उसकी मौत होती है। सोनम वांगचुक इस समय में 3rd फेज के लास्ट स्टेज के ऊपर हैं। जो 3rd फेज है, उसका लास्ट स्टेज है, इसके बाद वो 4th स्टेज में एंटर कर जाएँगे। तो खैर उनकी जो बात करें तो उनका जो जीवन है, वो अभी संकट में है। उनको भूख हड़ताल उनकी अभिव्यक्ति है, लेकिन लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि हिटलर और मुसोलिनी के सामने अगर महात्मा गांधी भूख हड़ताल करते तो शायद वो मर जाते। तो कहीं न कहीं मौके की जो हुकूमत है, नरेंद्र मोदी की का जो कंपैरिज़न है, वो हिटलर और मुसोलिनी से किया जा रहा है, यानी कि फासिस्टों से किया जा रहा है। तो ये बड़ी विडंबना है कि इतने दिन से भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक बैठे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी अधिकारी आके, कोई भी नुमाइंदा आके सोनम वांगचुक से नहीं मिला है। क्या माँगे हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे सहमति बन सकती है माँगों के ऊपर, उसके ऊपर कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। मेरे को लगता है कि इतनी एम्पैथी तो होनी चाहिए भारत के हुक्मरानों के अंदर, कि वो कम से कम बातचीत तो शुरू करें, लेकिन बातचीत भी शुरू नहीं की जा रही है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सोनम वांगचुक के हक में खड़े हो रहे हैं। इवन आपने जो थ्री इडियट फ़िल्म देखी होगी, उसमें जो चतुर थे, जो उस फ़िल्म के विलन जिनको दिखाया गया था, ओमी वैद्य, चतुर साइलेंसर जो बने हुए थे, आमिर खान के उल्ट जिन्होंने किरदार किया था, उन्होंने जी। खुद वीडियो डाल के अपनी बात रखी है। लोग कह रहे हैं कि देखिए, जो उस फ़िल्म का विलन था, वो तो सोनम वांगचुक के हक में बोल रहा है, जो उसके हीरो थे आमिर खान, क्योंकि चुप्पी साधे हुए हैं, तो और आर माधवन, वो आर माधवन और आमिर खान चुप हैं। बाकी आज बॉलीवुड से हम देख रहे थे, सोनाक्षी सिन्हा ने भी वीडियो डाली है, और भी कई ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं। अभय देओल ने भी आपको बता दें कि स्टोरी उनकी लिखा था उनके बारे में, सोनाक्षी सिन्हा ने वीडियो डाली है। तो बातचीत अब शुरू हो रही है। बहुत सारे जो लिबरल्स हैं देश के, वो कह रहे हैं कि जो सरकार है उसको बातचीत शुरू करनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये मामला गया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट में, हालाँकि ये पिटीशन कोई कॉकरोच जनता पार्टी या आंदोलनकारियों के द्वारा नहीं लगाई गई थी, बल्कि एक अलग व्यक्ति द्वारा ये पिटीशन लगाई गई थी। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि उनका उचित इलाज करवाया जाए, उनको उनके जो स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखा जाए। इस पिटीशन में तो ये कहा गया था कि भई उनको जबरन खिलाया जाए, लेकिन हालाँकि कोर्ट ने मना किया है, और इस पिटीशन को मतलब एक हिसाब से जो जबरन खिलाने की, अब ये माँग भी बड़ी बेतुकी है कि आप सोनम वांगचुक को तो कह रहे हो कि वो भूख हड़ताल खत्म कर दे, लेकिन आप सरकार के को कुछ भी नहीं बोल रहे हो। अरे भाई, सरकार बातचीत बिल्कुल। शुरू करे, उनकी माँगों को सुने, तब तो कोई बात भी हो। सरकार को कोई कुछ नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए, सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल खत्म करनी चाहिए। अरे कोई सरकार को भी तो बोलो, कि सरकार को भी तो उनकी आवाज़ सुननी चाहिए। तो ये एक मामला है। आज मैं देख रहा था कि राजस्थान में एक और जो नीट में का एग्ज़ाम देने वाली एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। 19 साल की लड़की थी, और उसने 12वीं के बाद ये पेपर दिया था। उसका पेपर नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद दोबारा रीपेपर भी हुआ, तो काफ़ी तनाव में थी लड़की। और लड़की ने कथित तौर पर नीट के पेपर लीक के कारण सुसाइड कर लिया है। तो अब तक कम से कम 12 ऐसे स्टूडेंट्स की आत्महत्या की खबरें आ चुकी हैं, जिन्होंने नीट के एग्ज़ाम के लीक होने के कारण आत्महत्या की है। तो एक बड़ी ज़िम्मेदारी भारतीय राष्ट्र राज्य के ऊपर भी है,
और मंत्री, शिक्षा मंत्री के ऊपर भी है कि भाई इन 12 बच्चों की सुसाइड का ज़िम्मेदार कौन है? तो ये एक बड़ा सवाल है। मतलब ऐसे सरकार इन सारी बातों को, इन सारी चीज़ों को ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो कांग्रेस ने पीएम के नाम लेटर लिखा है और उसमें सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही है। क्या संवेदनशील मुद्दे हैं जिसकी वजह से इनको ऐसे लेटर लिखना पड़ गया? देखिए, ये जो मॉनसून सेशन 20 जुलाई से शुरू होने वाला है, 2 बड़ी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च का कॉल दिया हुआ है इस कोकरोच जनता पार्टी ने, और ये जो आंदोलन चल रहा है जंतर-मंतर पे, उसके लोगों ने। तो ख़ैर एक तो वो चीज़ है। दूसरा, अब की बार आपको विपक्ष, जो अपोज़िशन पार्टियाँ हैं, वो आपको 3 मुद्दे मुख्यतः उठाते हुए दिखेंगी। राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ उसको लेकर, पेट्रोल में जो एथनॉल मिलाने का जो मुद्दा, उसको भी उठाया जाएगा, और जो सरकार परिसीमन के लिए दोबारा से संशोधन बिल लेके आ रही है, उसके ऊपर भी मामला होगा। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, शशि थरूर, जयराम रमेश, ऐसे कई सीनियर नेताओं की सोनिया गांधी के आवास के ऊपर मीटिंग हुई है। और उसके बाद ये बात कही गई है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए, और उसमें वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर भी बात करने की बात कही गई है। उसमें महिलाओं को आरक्षण को लेकर भी बात होगी, परिसीमन को लेकर बात होगी, राम मंदिर में चढ़ावे चोरी को लेकर बात होगी। तो अब की बार का जो मॉनसून सेशन है वो काफ़ी गर्म रहने वाला है। आपको अप्रैल में का जो सेशन था पार्लियामेंट का, उसमें आपको ध्यान हो तो जो सरकार परिसीमन बिल लेके आई थी वो गिर गया था, और अब दोबारा सरकार ने सांसदों की तोड़-फोड़ की है। आपको पता है कि बहुत सारी पार्टियों के सांसद हैं वो तोड़े गए हैं। उनको बीजेपी, एनडीए ने अपने साथ मिलाया है, तो शायद दोबारा परिसीमन का बिल वो पेश करेगी, और उसमें ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है कि उसके बाद अब इस मानसून सेशन में भी काफ़ी हंगामा होगा। और मेरे को लगता है कि ये इश्यूज़ बहुत सारे क्लब हो रहे हैं। पार्लियामेंट मार्च में भी जो दिल्ली के लोग हैं या फिर आस-पास के जो लोग हैं वो उमड़ सकते हैं। ये माना जा रहा है कि 5 से 10,000 लोग 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च कर सकते हैं, और वहीं अपोज़िशन पार्टियाँ भी कमर कस रही हैं, क्योंकि अब की बार उनको लग रहा है कि जिस हिसाब से बीजेपी ने जो सांसद हैं उनको खरीदा-फरोख्ता है, और जो पार्टियों में तोड़-फोड़ की है, शायद अब की बार वो अपना परिसीमन का जो बिल है वो पास करवा ले जाएँ। तो उसको लेकर जी। भी आपको हंगामे देखने को मिलेंगे, और राम मंदिर का चढ़ावा चोरी तो आपको देखना, इस पे तो बहुत ज़्यादा हंगामा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। होगा भी, और इसी के साथ और बहुत सारे संजीदा विषय जिन पर बात होनी चाहिए, वो भी टल जाएँगे, आगे बढ़ जाएँगे, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा ही इतना बड़ा बन जाएगा। उससे पहले सरकार जैसे प्रोपेगेंडा में माहिर है, कोई नया प्रोपेगेंडा ले आए तो कुछ कह नहीं सकते। ख़ैर, इससे आगे बढ़े तो अडानी ने अमेरिकी न्याय विभाग के सामने क्या माना है उसके वकील जो लेकर गए हैं? आपको ध्यान हो कि न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट स्थित अमेरिकी जिला अदालत में, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में उनके मामले में सुनवाई चल रही थी। उसमें उनको ये कहा गया था कि आप अपना शपथ पत्र दाखिल करिए। तो उन्होंने अपना शपथ पत्र, स्वॉन एफिडेविट इसको बोला जाता है अंग्रेजी में, स्वॉन एफिडेविट दाखिल किया। उसमें उन्होंने ये माना है कि उनके वकीलों ने अमेरिकी अभियोजकों को यह सुझाव दिया था कि अडानी समूह की अमेरिका में 10 अरब डॉलर निवेश करने की सार्वजनिक रूप से घोषित योजना को उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक और दीवानी मामलों के समाधान, सेटलमेंट का हिस्सा बनाया जा सकता है। जी। लेकिन अमेरिकी जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, अगर वो ऐसा चाहें तो, लेकिन आपको पता हो कि इस पूरे मामले में जो अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट था उसने इसको खारिज कर दिया था। बेसिकली जो उनके ऊपर करप्शन का केस चल रहा है उसमें वो सेटलमेंट चाहते थे। उसी के लिए उन्होंने कहा था कि मैं 10 अरब डॉलर अमेरिका में निवेश करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ख़ैर, आपको ध्यान हो कि जो सारा मामला है, इससे पहले भी आप 13 नवंबर 2024 को एक्स के ऊपर एक ट्वीट भी किया था, जिसमें अडानी समूह कह रहा था कि वो अमेरिका में एनर्जी सेक्टर में और बुनियादी ढांचे में 10 अरब डॉलर का निवेश करेगा, जिससे 15,000 लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। इस किस्म की जो बातें पहले भी अडानी कर चुके हैं। तो ख़ैर ये पूरा जो मामला है ये बड़ा अजीब है। जो आपको ध्यान हो कि ये मामला वैसे 2023 का है, जब एफबीआई एजेंट गौतम अडानी के भतीजे और जो उसके जो आरोपी हैं सागर अडानी, उनके पास तलाशी वारंट के लिए पहुंचे थे। उस समय ही ये सारा मामला चला था, जो रिश्वत देने वाला और जो कई ऐसे मामले थे। देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। तो जो अमेरिकन कोर्ट है वो इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी करना चाहती हैं, तो इसलिए उन्होंने
अडानी की तरफ से सोन लेटर माँगा था, तो सोन जी, लेटर में ये पहली बार अडानी ने कबूला है कि उन्होंने $10 अरब निवेश की पेशकश की थी। जी। और ये मुस्लिम स्कूली छात्रों को खंबे से बांधकर पीटने वाला क्या मामला है? ये महाराष्ट्र की खबर है। ये वीडियो काफ़ी वायरल है और बड़ा अजीब बड़ी अजीब स्थिति है। हालाँकि जो घटना है वो 10 जुलाई की है। तो 6 दिनों बाद ये नेशनल मीडिया की कवरेज तक पहुँची है। 3 लड़के हैं 15 साल के, 13 से 15 साल के लड़के हैं, मुस्लिम समुदाय के रहने वाले हैं। उनको जो टीचर है वो बुरे तरीके से खंबे पे बाँध के पीट रहा है, और आप वो देखेंगे तो बहुत बड़ी लाठी उसके पास है, और बुरी तरीके से वो बच्चे जख्मी भी हुए। उन बच्चों का जो इलाज है वो अस्पताल में चल रहा है। बेल्ट, बिजली के तार, पाइप, ये सब इन सब से उस टीचर ने मारा है। उनके शरीरों के ऊपर पूरे चोटों के निशान हैं। तो आप देखिए कि 13 से 15 साल के बच्चे हैं, तो ये नफ़रत है। एक आप देखिए कि उसका क्या नतीजा है कि आप बच्चों को आप पीट रहे हैं, अल्पसंख्यक कम गिनती के समुदायों के बच्चों तक को आप पीट रहे हैं। तो इस नफ़रत का ये असर है। हालाँकि अभी एफआईआर दर्ज की गई है। पहले तो जो एफआईआर दर्ज की गई पुलिस ने, वो उन बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की कर दी थी। बाद में जब पुलिस को समझ आया कि तुम्हारी बेइज़्ज़ती बहुत होगी, कोर्ट में तुम्हें डाँट फटकार लगेगी, फिर उस टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अपनी जी, एफआईआर में सुधार किया गया है। तो ख़ैर अब इस स्थिति में देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये जो बार-बार लगातार जो पुलिस है वो सफाई देती फिर रही है कि सांप्रदायिक या फिर जातिवाद का मामला नहीं था, सांप्रदायिक टिप्पणियों का भी मामला नहीं था। बहुत ऐसे कोशिश की जा रही है कि जो पुलिस है वो अपने लीपापोती करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वीडियो जो ऐसा सबूत है आज के टाइम पे जिससे लीपापोती पॉसिबल नहीं है। और इस समय जो पुलिस भी घिरी हुई है, और वहाँ के जो स्कूल है और वो जो टीचर वगैरह हैं वो सब भी घिरे हुए हैं। बच्चों का अभी तक इलाज चल रहा है, इतने बुरी तरीके के जख्म उनके शरीरों पे। जी। और इससे आगे बढ़ें तो उधर रायपुर में ई-20 पेट्रोल ने अपना जलवा दिखाया। ये पेट्रोल डलवाने से इंजन खराब हो गया और व्यक्ति जिसकी गाड़ी थी वो इन कंज्यूमर कोर्ट चला गया। फिर क्या हुआ आगे? देखिए 2023 में एक गाड़ी खरीदी थी मारुति सुजुकी की, और वो हाइब्रिड गाड़ी थी। जी, हाइब्रिड आपको पता हो कि मारुति सुजुकी और टोयोटा ने एक गाड़ी निकाल रखी है। टोयोटा उसको शायद मारुति सुजुकी उसको ग्रैंड विटारा कह के बेचती है, और टोयोटा भी एक अलग नाम से उसी गाड़ी को बेचती है। तो जी, वो हाइब्रिड हाइब्रिड गाड़ी है। वो हाइब्रिड गाड़ी खरीदी गई। वो खरीद तो इसलिए गई थी कि उसमें मारुति सुजुकी और टोयोटा क्लेम करते हैं कि वो 25 से 27 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। लेकिन हुआ उल्टा, वो गाड़ी ई-20 फ्यूल के कंप्लायंट नहीं थी, और ऐसा जो गाड़ी बेचने वाली जो एजेंसी थी उसने भी नहीं बताया। मारुति सुजुकी वालों ने कस्टमर को बताया नहीं, उसने वो पेट्रोल डलवाया तो उसका जो इंजन है वो खराब हो गया, माइलेज भी ड्रॉप रही, तो वो कंज्यूमर कोर्ट चला गया। और उसने जी, कंज्यूमर कोर्ट में कस्टमर ने अपना सारा पक्ष रखा। तो उसके बाद फिर कंज्यूमर कोर्ट ने मारुति सुजुकी के ऊपर जुर्माना भी लगाया है, 1 लाख रुपए का हैरेसमेंट का लगाया गया है, और उसमें 10,000 रुपए लिटिगेशन फीस का लगाया गया है, और ये बोला कि आप इसको ई-20 कंप्लायंट नई गाड़ी दो, या आप इसको जी, 20.5 लाख रुपए जितने रुपए की इसने गाड़ी खरीदी थी वो दो। तो ये देश में अपने आप में पहला मामला है। और जो ई-20 को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें ये सरकार को ये देखना चाहिए कि कैसे-कैसे फैसले अब कोर्टों से आएँगे। मेरे को लगता है कि कंपनी वालों को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी कि भाई हमें अब 2023 से पहले हमने हमारा क्या कसूर था? 2023 से पहले तो ई-10 फ्यूल मिलता था। तो हम बिल्कुल, तो उसी हिसाब से गाड़ियाँ और इंजन बना रहे थे। अब एकदम आप लोगों ने ई-20 लागू कर दिया, तो जिन लोगों के पास 2023 से पहले की गाड़ियाँ हैं, वो तो खराब होंगी ही, क्योंकि गाड़ियाँ तो बिल्कुल, टेक्निकली तो वैसे बनाई गई हैं, उसमें कोई जादू-मंतर फूँक के उसको अपग्रेड थोड़ी ना किया जा सकता है। तो ये मामला है। अब आप आपको आगे-आगे हालाँकि जो दबे शोर में रेनो वगैरह जो ये कंपनियाँ हैं, ये बोल रही हैं, अपनी बात रखने की कोशिश कर रही हैं। वोक्सवैगन ने भी एक जगह रखने की कोशिश की, लेकिन बड़े लेवल पर अभी भी सरकार से पंगा लेने के मामले में ये जो कंपनियाँ हैं, ये बच रही हैं। ऊपर से अब आपको पता होगा कि जो ई-20 पे जो बातचीत हो रही है, उसको लेकर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स वगैरह के ऊपर नितिन गडकरी ने केस दायर शुरू भी कर दिए हैं। बिल्कुल। नागपुर में 4 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ ई-20 के ऊपर वीडियो बनाने को लेकर केस दर्ज किए गए हैं। तो अब नितिन गडकरी भी कह रहे हैं कि अगर मेरे बेटों के बारे में और ई-20 फ्यूल के बारे में कोई आपने बात बताई या फिर अफ़वाह फैलाई, तो आपके ऊपर केस दर्ज करूँगा, अब मैं छोड़ूँगा नहीं।
तो खैर हुँ। नितिन गडकरी की किरकिरी तो बहुत हो रही है और उसी के कारण वो कहीं न कहीं अब दिख रहे हैं एग्रेसिव दिख रहे हैं, लगातार टीवी चैनलों को इंटरव्यू भी दे रहे हैं। वैसे बड़े मज़ेदार शख्स हैं नितिन गडकरी। जब उनसे ई20 को लेकर सवाल पूछा जाता है, तो वो एक लाइन में जवाब देके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वो वड़ा पाव वगैरह पे, खाने-पीने के ऊपर खूब सारा ज्ञान दे रहे हैं। एक मंत्री देखिए, उनकी जो जवाबदेही उसके ऊपर जवाब दें, खाना-पाना वड़ा पाव ये सब तो हम खुद ही कर लेंगे। उन्होंने एक हिसाब से एक आंदोलन चलाया हुआ है, वाहन छोड़ यानी कि व्हीकल छोड़ो आंदोलन। जैसे हुँ। भारत छोड़ो महात्मा गांधी का आंदोलन था, नितिन जी, गडकरी का व्हीकल छोड़ो आंदोलन है और उसमें वो लोगों से व्हीकल छुड़वा रहे हैं। ये एकदम से ऐसी स्थिति हुई है जिसके कारण मेरे को लगता है कि 2023 से पहले जिन लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं उनको उनके हाल के ऊपर के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब 3 चीजें हैं, देखिए जी, कि कैसे नितिन गडकरी को 3 सवालों का जवाब देना है। क्या ई20 फ्यूल से लोगों की माइलेज बढ़ रही है? वो नहीं जी, बढ़ रही, नहीं बढ़ ठीक रही। है। क्या ई20 फ्यूल से इंजन की लाइफ बढ़ रही है गाड़ी के? वो नहीं बढ़ रही, हो तो बल्कि खराब हो रहे हैं, हुँ, ठीक है। क्या ई20 फ्यूल बहुत ज़्यादा सस्ता है? जैसे कि वो क्या पता ₹50 लीटर मिल रहा हो? नहीं, लीटर मिल रहा वो हो। 90 ₹100 लीटर ही मिल रहा है। तो बिल्कुल। ₹100 ₹105 लीटर ही मिल रहा है। तो फिर तीनों ही चीज़ों में फ़ॉल नहीं करता, ना तो वो तेल सस्ता है, ना वो माइलेज बढ़ा रहा है, ना वो इंजन की लाइफ को बढ़ा रहा है, बल्कि एक तीनों और चीज़ें एक उल्टी एक हैं। और चीज़ में एक और चीज़ में भी फ़ॉल नहीं करता, ये जो दावा करते हैं कि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना रहे हैं, वो भी तो हाँ, नुकसान ही कर रहा है, इतना पानी बर्बाद कर रहा है। पानी उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। सही कह रहे हैं गुरप्रीत, वो भी एक एक हुँ। मामला है। जी, बिल्कुल। मतलब फिर जब इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है कोई आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कह लीजिए या फिर इंटरव्यू में जो पहले नहीं बताया गया, वहाँ से टेढ़ा-सा सवाल आ जाता है, तो तब सीधा बोल देते हैं कि अभी मैं इस बात को लेकर आपके ऊपर मानहानि का दावा भी कर सकता हूँ कि कोई कैमरा बंद होने की भी वेट नहीं की जाती, इतनी तल्ख़ी भी है उनमें। ख़ैर, आगे बढ़ें तो पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़ मची है। क्या कारण है इस भगदड़ का और जान जाने का भी मामला एक सामने आया, एक जान गई है? देखिए, ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा चल रही है, स्टैम्पेड हुआ है, वहाँ पर स्टैम्पेड यानी कि भगदड़, वहाँ पर 100 से ज़्यादा घायल होने की खबर है। एक एक व्यक्ति की मौत की खबर कन्फर्म हो चुकी है और अभी मतलब शायद डेथ टोल बढ़ जाए क्योंकि स्थिति बहुत भयानक है और उसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग उस यात्रा में के रूट पर थे और 3 किलोमीटर लंबा वो गुडीचा मंदिर है यात्रा, मुख्य मंदिर से गुडीचा मंदिर तक जाती है। तो वहाँ पर ये हुआ, स्टैम्पेड हुआ है। गुरप्रीत, हमारी कई पहले भी कई बार बात हुई है कि स्थिति बहुत भयानक है। स्टैम्पेड में हर साल हम देखते हैं कि अलग-अलग धार्मिक उत्सवों में लोग मारे जाते हैं। जो चंदे चोरी तो किए जा रहे हैं मंदिरों में, लेकिन जो सुविधाएँ हैं लोगों को वो नहीं दी जा रही, उसी के कारण लोगों की स्टैम्पेड में मौतें हो रही हैं। तो इसमें देखना चाहिए कि आप लोग जो मंदिर में चढ़ावा दे रहे हैं उसको भी आप खा जा रहे हैं। कम से कम व्यवस्था तो ऐसी की जाए कि जो मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आए हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, उनकी भगदड़ में तो कम से कम मौत ना हो, उनकी गिर के लोगों के पैरों के नीचे रुंध के तो मौत ना हो। तो ये एक बड़ा सवाल है, मुझे लगता है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। सिर्फ खाली ये नहीं कि भगवान के गल्ले से भगवान की गुल्लक से सिर्फ पैसा उड़ाना एक ध्येय नहीं होना चाहिए, बल्कि जो श्रद्धालु हैं उनको फैसिलिटीज़ भी दी जानी चाहिए। उनकी जान भी बहुत कीमती है, उनकी जान की भी चिंता होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़ें तो उधर पंजाब में कांग्रेस परिषद की मुंडी दबाकर उसको मुक्के मारे गए। वैसे तो पूरे तरीके से पंजाब में हर इलेक्शन को जो मेन इलेक्शन विधानसभा की है उससे बाद हुई हैं, उनको लूटने का काम सत्ता में मौजूद आम आदमी पार्टी ने किया ही है और ये कोई नया ट्रेंड भी नहीं है, हम पहले बता दें। जो भी सरकार सत्ता में होती है वो ऐसे ही करती है और जब वो विपक्ष में चले जाती है तो तब उनको जाग आ जाती है कि लोकतंत्र लूटा जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए बात ये पहले तो खबर के बारे में बात करते हैं। खबर है गुरदासपुर के कादियां की, और कादियां में जो नगर परिषद है वहां पर चेयरमैन बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये लड़ाई हुई। उसमें आम आदमी पार्टी के जो हल्का इंचार्ज वगैरह थे वहाँ मौके पे मौजूद थे, वहाँ उनके आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने धक्का किया, कांग्रेस के पार्षदों की पिटाई की। वो एक पार्षद की वीडियो आपको दिख भी रही होगी जिसमें कांग्रेस के पार्षद को ऐसे नीचे झुकाकर उसके मुक्कियां वगैरह मारी जा रही हैं। जी, तो ये वैसे अलग-अलग हलकों में भी हुआ, अलग-अलग जो जिला पंचायतें हैं, नगर परिषद हैं,
अलग-अलग जगह पे आपको जो धक्केशाही है वो देखने को मिली है। इवन जो आपको ध्यान हो कि मोरिंडा में भी ये सब हुआ है। चमकौर साहिब में ये सब हुआ है। मोरिंडा मैं कह रहा हूँ चमकौर साहिब में ये सब हुआ है। अब मैं बिल्कुल। आपको जैसे आपने जो बात कही आपने इसके खबर के शुरुआत में ही कि 2022 के बाद से ही विधानसभा चुनाव के बाद से ही ऐसा सब देखने को मिल रहा है। जितने भी बाय इलेक्शंस हुए हैं उसमें पुलिस का गलत इस्तेमाल आपने देखा है। पुलिस और जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, वो अपोज़िशन पार्टियों को दबाते हैं, उनके वर्कर्स को डिटेन भी करते हैं, झूठे पर्चे करने का मामला भी आपने देखा और कई जगह वायलेंस भी देखे, अलग-अलग बाय इलेक्शंस में देखे। और अब जो जिला परिषद के चुनाव हुए बेसिकली लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव हुए, उसमें भी जो गुंडागर्दी है, वो देखने को मिली है। मतलब ये बड़ा अजीब है कि मौके की हुकूमत जो कहती थी कि हम इन सब के खिलाफ अपने आप को पार्टी विद अ डिफरेंस बताते थे, वो पार्टी विद द सेम रेफरेंस निकले और अकाली दल या कांग्रेस की सरकार में जो कुछ होता रहा वही सब आम आदमी पार्टी के में हो रहा है। तो बदलाव नाम की तो कोई चीज़ दिखती नहीं, ना कोई डिफरेंस दिखता उन और औरों से। सेम उसी तरीके का कब्ज़ा करने की मानसिकता और वो भी गुंडागर्दी के द्वारा अपने प्रशासन और पुलिस का इस्तेमाल करके वो सब दिखता है। इसको इसकी आज निखेधी भी की गई है। राजा वड़िंग हो, प्रताप बाजवा हो, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इसकी मुखालफत की है और अपनी-अपनी बातें इसको लेकर रखी हैं। जी। और आगे बढ़ें तो चंडीगढ़ में पीएम मोदी ने जो रैली की 2 करोड़ के टेंट में बैठकर रैली की। हाँ, 17 जुलाई को वो जी, रैली करनी है और 17 जुलाई को जी, वो ठीक है। सवा 1 बजे के आस-पास पहुँचेंगे और 2 करोड़ रुपए का एसी का टेंट लगाया गया है और 45 मिनट वो वहाँ पर रुकेंगे। इसके बाद जालंधर में उनके 4 कार्यक्रम हैं। तो जालंधर में तो आपको ध्यान हो कि 5 महीने पहले भी वो डेरा बल्ला आए थे। तो 5 जी, महीने बाद वो फिर दोबारा पंजाब आते दिख रहे हैं। ये माना जा रहा है कि पंजाब में अब उनके हर महीने या दूसरे महीने में दौरे रहेंगे जब तक पंजाब के चुनाव ना हो जाएँ। जी, पैक में भी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एक कार्यक्रम है, उसके अलावा 4 कार्यक्रम जालंधर में हैं, तो काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है अभी। 6 नए जी, प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण चंडीगढ़ में करने जा रहे हैं। और कहीं न कहीं अभी जो कांग्रेस में जो देखिए लोग बहुत सारी थियरी बना रहे हैं कि कांग्रेस में अभी इनफाइटिंग जो चल रही है, उसका फ़ायदा कहीं न कहीं बीजेपी उठाना चाहती है, इसलिए नरेंद्र मोदी अब विज़िट कर रहे हैं और उसमें दिख रहा है कि अलग-अलग प्रोजेक्ट्स का मामला हो, जैसे 6 लेन ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे का मामला है, जीरकपुर बाईपास का, पीजीआई क्रिटिकल केयर सेंटर का, पैक का, तो ऐसे कई कई मामले हैं और जी, देखिए दोअब्बा को खासकर जो नरेंद्र मोदी हैं वो टारगेट कर रहे हैं। दोअब्बे में दलित वोट बैंक के ऊपर सीधा फोकस भी उनका दिखता है। इसके अलावा वो डबल इंजन का नैरेटिव मजबूत करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि भई अगर पंजाब में भी सरकार होगी और केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो डबल इंजन से जो है काम वगैरह होंगे, तो इस किस्म से भी बात कर रहे हैं और भाजपा अकाली दल को पीछे बता के खुद को सत्ता का दावेदार पेश करने की भी कोशिश कर रही है, जो एक ये पूरा मामला चल रहा था। तो अलग-अलग जी, एजेंडा रहे हैं, आपको ध्यान हो हालाँकि 2022 के बाद जो उनकी 2022 के शुरुआत में किसान आंदोलन के बाद जो उनकी शुरुआत हुई थी पंजाब में, वो थोड़ी खराब हुई थी। 5 जनवरी 2022 फिरोजपुर में आपको ध्यान हो कि उनको बैरंग अपने जगह पे लौटना पड़ा था। उनकी रैली में कोई लोग पहुँचे भी नहीं थे और बिल्कुल। उसके अलावा किसानों ने भी उनका विरोध किया था। फिर विधानसभा चुनाव में वो दिखे, हालाँकि सिर्फ़ 2 सीटें ही बीजेपी जीती। जालंधर और पठानकोट में उन्होंने भाजपा के लिए प्रचार किया था। फिर अगस्त में मोहाली में आए। 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए पटियाला, गुरदासपुर, जालंधर, होशियारपुर में भी वो आए। 4 जगहों पे वो आके करके गए। उसके बाद 13 मई को आदमपुर एयरबेस आए थे, जब ऑपरेशन सिंदूर में आपको पता हो कि जो चल रहा बिल्कुल। था। 1 फरवरी 2026 को जालंधर आए थे गुरु रविदास की जयंती के लिए और वो डेरा बल्ला में भी शामिल हुए थे। अब 17 जुलाई को वो चंडीगढ़ और जालंधर आ रहे हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि अगले 7 महीने में वो कम से कम 4 या 5 बार पंजाब को विज़िट कर सकते हैं। उसी समय उन्होंने एयरपोर्ट का नाम भी चेंज करके रखा था और उसी के लिए माना भी जा रहा है कि जो ये इन्होंने अभी उनको सम्मानित भी किया है ना डेरा बल्ला वाले संत को, उसी की हाँ। वजह से वो उसको पूरा कैश करेंगे पंजाब में जब दोआबा में इलेक्शन का प्रचार होगा। इलेक्शन का प्रचार तकरीबन शुरू ही है, वो अपने तरीके से जब करेंगे तो पूरा उसको कैश करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं जो
वहां की इस समय की मौजूदा स्थिति है वो अगर बता दूं, तो पता लगता है, दिख रहा है कि कैसे एक आम व्यक्ति में और एक वीआईपी व्यक्ति के आने में फर्क होता है। ऐसे फ्लरिश नजर आ रही हैं इस समय, सड़कें इतनी सुंदर बनाई गई हैं, पैच भरे जा रहे हैं। पुलिस, मैं अभी 70-75 किलोमीटर ट्रेवल करके ही आया हूँ बाइक से। तो मैं देख रहा था हर 1 किलोमीटर में 2-2 3-3 पुलिस वाले आज से ही खड़े हैं। कल को 17 तारीख है, कल को आएंगे, और उससे पहले ही तो आप देखिए कि आज रात को भी वो खड़े रहेंगे, शायद पुलिस वाले जाएं या ना जाएं कुछ नहीं पता। मतलब वीआईपी व्यक्ति का जब आना होता है, देश का पीएम जब आता है, तो कैसे लोगों को खराब भी किया जाता है। लगातार लंबे लंबे जाम भी मैं देख रहा हूँ। आदमपुर से जलंधर की तरफ जाते हुए पूरा तरीके से रोड को बनाया भी जा रहा है, उसी रोड पर बड़े बड़े जाम भी लगे हुए हैं। खैर, पंजाब आए, पंजाब के लिए कोई अच्छा पैकेज लेकर आए, यही ऐलान कर जाए कि भाई लीजिए, आपका आरडीएफ फंड आपको ही दिया जा रहा है, हम और ऐलान मांग भी नहीं रहे, और क्या देंगे ये। खैर, इससे आगे बढ़ते बढ़ते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का समय होता है समाप्त। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।